बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 4। अगर आप रिकॉल करें तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने इनपुट कमांड के बारे में पढ़ा था कि पाइथन में इनपुट कमांड कैसे इस्तेमाल की जाती है, और उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस पाइथन में कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस डिस्कस नहीं किए गए थे, जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशिएशन जो है वो हमारे पास कवर नहीं हुआ था। मैं इन दो ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ आज। तो इस लेक्चर में एक सबसे पहले हमने इन दो ऑपरेशंस को ब्रीफली डिस्कस करना है। हमारा लेक्चर नंबर 4 का पहला पार्ट यही है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद हम एक टॉपिक देखेंगे दैट वुड बी अबाउट मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बेसिकली हमारे इस लेक्चर का है वो है कि हमने पाइथन के अंदर फार्मूलेशंस कैसे करनी है। जिसके लिए हम कुछ प्रोग्राम्स लिखेंगे, जिसमें से एक प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम किया था, अगर आप रिकॉल करें, जिसमें हम लोगों ने एक अरिथमेटिक कैलकुलेटर बनाया था। और हमने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया था जो यूज़र से ली गई वैल्यूज़ के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करता था। मैं बेसिकली इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने आपकी गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड भी किया था। वो मैंने इन स्लाइड्स में भी इंक्लूड कर दिया है। उसके अलावा हम कुछ और प्रोग्राम्स भी आज लिखेंगे, जिसमें हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके अलावा हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेशंस देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी कुछ बेसिक प्रोग्राम्स हैं जो कि मैं आपको आज करवाऊंगा तो नहीं, लेकिन ये आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए जाएंगे, और इनकी कुछ डिस्कशन मैं यहाँ पे कर दूंगा ताकि आपको कोड लिखने में आसानी हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ये जो दो ऑपरेशंस रह गए थे, एक एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशिएशन। मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि एक्सपोनेंट क्या चीज़ होती है। एक्सपोनेंट बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम लोग बात करें एक्सपोनेंट की, तो जो भी किसी नंबर को पावर दी जाए उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 8 और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8 और मैं यहाँ पे लिखूँ 2, तो मैं कहूँगा कि जी कि नंबर 8 का जो एक्सपोनेंट है वो मेरे पास 2 है। तो इसके लिए आप एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं रेज टू द पावर। ठीक है जी। तो एक्सपोनेंट और रेज टू द पावर जो है ये एक ही कॉन्सेप्ट होता है, और पाइथन के अंदर एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं वो डबल स्टैटिक का होता है। ठीक है जी। सो याद रखिएगा कि सिंगल स्टैटिक इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डबल स्टैटिक इज़ फॉर एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल या रेज टू द पावर, जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ 2 पावर 3, तो पाइथन में इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 डबल स्टैटिक 3। और आप जानते हैं कि 2 पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, विच मीन्स कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 8। सो हैंस पाइथन के अंदर भी ये 2 डबल स्टैटिक 3 का मतलब है 2 रेज टू द पावर 3, विच मीन्स 8। तो अब हम क्विकली एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें यूज़र से दो वैल्यूज़ मांगी जाएंगी। एक तो यूज़र से एक्चुअल नंबर मांगा जाएगा, एक उससे एक्सपोनेंट मांगा जाएगा, और फिर हम उस नंबर के एक्सपोनेंट के ज़रिए या 2 या उसकी रेज टू द पावर कैलकुलेट करके जो भी हम वैल्यू उसको देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्चुअल आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे पहले मैं इस ऑपरेशन को एक लाइन में आपको करके दिखाता हूँ। सो मैं जिस ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ दैट इज़ बेसिकली दिस वन। इसकी बात मैं बाद में करूँगा, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि एक्सपोनेंशिएशन क्या होती है। याद रखिएगा, एक्सपोनेंशिएशन में और एक्सपोनेंशियल में फ़र्क है। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब है रेज टू द पावर, एक्सपोनेंशियल का मतलब है रेज टू द पावर 10। तो ये बात हम क्लियरली डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक्सपोनेंशिएशन के बारे में बता दूं, विच इज़ रेज टू द पावर। लास्ट टाइम आप लोगों ने एक और बात भी की थी कि आपने कहा था कि जो कोड्स मैं स्पाइडर में लिखता हूँ वो कोड्स मैं थोनी पाइथन में भी लिखूँ। सो आज के लेक्चर में जो कोड मैं स्पाइडर में लिखूँगा वो कोड मैं थोनी पाइथन में भी डिस्कस करूँगा। सो अब जो हम आज चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सपोनेंट है। और अगर आप रिकॉल करें तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप किसी चीज़ से भी पहले हैश लगा दें तो वो कमेंट्स के तौर पे कंसिडर होती है और कोड का हिस्सा नहीं होती। तो हम जो कोड लिख रहे हैं वो अभी एक्सपोनेंट के बारे में है, जिसको हम लोग मोर प्रिसाइजली एक्सपोनेंशिएशन कहेंगे, या इसको मैं और मज़ीद अगर स्पेसिफाई करूँ तो अब जो हम कोड लिख रहे हैं वो है रेज टू द पावर। सो आप लोग अपने कंपाइलर्स को ऑन कर लें, अपने कंपाइलर्स को लॉन्च करें
और मेरे साथ साथ आप कोड लिखें। सबसे पहले तो हम इसको एक लाइन में पहले कैलकुलेट करते हैं कि सपोज करें कि मैंने कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़, फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट कि व्हाट इज़ 2⁻³ जिसको पाइथन के अंदर हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे 2⁻3। प्लीज़ एक चीज़ याद रखिएगा कि सिंगल स्टैरिक और डबल स्टैरिक में फ़र्क है। पहले मैं आपको 2⁻3 कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 2⁻3 का मतलब है मतलब है वो है 2 × 3 और इसका जवाब जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे इसका जवाब देख सकते हैं कि वो 6 है। व्हाट इज़ 2⁻3? सो 2⁻3 का आप आंसर देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इसका मेरे पास आंसर है कंसोल के अंदर 8। सो बेसिकली 2⁻3 का मतलब है 2⁻3। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई। तो अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें यूज़र से एक्चुअल वैल्यू भी मांगी जाएगी और ये भी पूछा जाएगा कि एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए ताकि आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकें। सो हम एक वेरिएबल का नाम ए रखते हैं, इसकी डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर होनी चाहिए और अब हम इसमें इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और अब हम इनपुट फंक्शन के अंदर यूज़र से पहली वैल्यू मांगेंगे जो कि होगी एंटर नंबर। यहाँ पे यूज़र अपना डिज़ायर्ड वैल्यू एंटर करेगा और आप रिकॉल करें कि मैंने आपको बताया था कि इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है वो स्ट्रिंग होती है। आप चाहे उसको नंबर दें चाहे आप उसको फ्लोट दें, यह हमेशा वैल्यू को कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में। लिहाजा हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है, डेटा टाइप, ताकि जो भी इनपुट फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर सकें या फ्लोट में या जो भी जिस डाटा टाइप में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मतलब अगर आप इससे पहले इंटीजर नहीं लिखेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट फंक्शन वैल्यू स्टोर करेगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी। हम एक और वेरिएबल लेते हैं b और इसकी भी डाटा टाइप हम लोग इंटीजर रखते हैं। मैं टाइम बचाने के लिए ऊपर वाली लाइन को यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं इस वेरिएबल का नाम b चेंज कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर एक्सपोनेंट। तो अब होगा क्या कि यूज़र से एक नंबर मांगा जाएगा और फिर वो एक्सपोनेंट भी खुद ऐड करेगा। सो मेरी बात का मकसद यहाँ पे ये है कि यूज़र से एक्चुअली ये दो चीज़ें मांगी जाएंगी कि वो नंबर भी खुद देगा और इसका एक्सपोनेंट भी खुद देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग a को यहाँ पे 2 रखें और b को यहाँ पे 3 लिखें तो हमारे कोड के अंदर 2⁻³ कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। सो अगर मैंने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, अगर मैं इसको मज़ीद स्पेसिफाई करूँ कि अगर मैं ये चीज़ कैलकुलेट करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा या इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा A⁻⁻b, जो कि मैं अपने कोड में करने लगा हूँ। जब ये दो वैल्यूज़ यूज़र से मांग ली जाएंगी a और b, a हमारा एक्चुअल नंबर, b हमारा एक्सपोनेंट, तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा स्क्रीन के ऊपर, प्रिंट। अब मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट को ज़रा जो है फॉर्मेट करके लिखता हूँ। मैं इसको वैसे लिखूँगा a कॉमा, आप याद रखें कि जब प्रिंट फंक्शन में कॉमा डाला जाता है तो वो दो वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए डाला जाता है। जिन लोगों को इस बात का नहीं पता वो प्रिंट फंक्शन के बारे में लास्ट लेक्चर के दोबारा से सुने। a सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, a की वैल्यू जो कि यूज़र ने यहाँ पे दी होगी। फिर मैं स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा और वो क्या होगा, या मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट कराऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा a⁻⁻, फिर मैंने कॉमा डाला तो अब होगा क्या कि पहले स्क्रीन के ऊपर a की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर स्क्रीन के ऊपर raised एज इट इज़ प्रिंट होगा। याद रखें कि जो भी चीज़ इसके बीच में लिखी जाती है एपोस्ट्रोफी के बीच में, वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट होती है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा b। सो अब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा वैल्यू a⁻b एक्सपोनेंट, और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इज़ इक्वल टू, ये भी स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट होगा, और फिर कॉमा, अब मैं लिख रहा हूँ a⁻⁻b। तो बेसिकली इस प्रिंट फंक्शन के ज़रिए मेरी स्क्रीन के ऊपर तीन चीज़ें प्रिंट होंगी, a की वैल्यू, ये स्ट्रिंग एज इट इज़, b की वैल्यू, ये इक्वल प्रिंट होगा, और देन उसके बाद ये चीज़ प्रिंट होगी। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक्चुअल एक्सपोनेंशिएशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें a⁻⁻b यहाँ पे कैलकुलेट होगा।
और जो भी वैल्यू आप देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप a की वैल्यू 2 देंगे और b की वैल्यू 3 देंगे तो मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर 3 कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ, आप भी काइंडली इस कोड को अपने पास रन करके देखें। सबसे पहले मुझसे नंबर मांगा जा रहा है जो कि स्टेटमेंट नंबर 1 बेसिकली स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट हुई है। सो मुझसे इस स्टेटमेंट की वजह से आप याद रखें, जहाँ पे भी इनपुट फंक्शन हो वहाँ यूज़र को प्रॉम्प्ट किया जाता है। मुझसे यहाँ पे एक वैल्यू डिमांड की जा रही है, मैंने वो वैल्यू दे दी 2। उसके बाद मुझसे इस स्टेटमेंट 3 की वजह से या इस वेरिएबल b की वैल्यू मांगी तक जो कि एक्सपोनेंट है, मैंने यहाँ पे 3 दे दी। अब मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसमें सबसे पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 2 है, फिर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा रेज़ टू द पावर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। फिर b की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 3 है, फिर इक्वल एज इट इज़ प्रिंट होगा क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है। जो भी चीज़ आप याद रखिएगा इसके बीच में लिखी जाती है, जो भी चीज़ इन दो के बीच में लिखी जाए वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। और फाइनली मेरे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा a रेज़ टू द पावर b एंड दैट्स इट। आप देख रहे हैं कि मेरे पास मैसेज आ रहा है 2 रेज़ टू द पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। तो असल में ये तो मैंने एज इट इज़ प्रिंट करवाया है प्रीवियस वैल्यूज़ को यूज़ करके, ये मेरे पास एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन। ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन, फंक्शन तो नहीं कहेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन। एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन क्या चीज़ होती है, होपफुली आपको एक्सपोनेंशिएशन समझ आ गई होगी। मैं क्विकली बात कर लेता हूँ एक्सपोनेंशियल के बारे में, जिसको मैं एक लाइन में ही बताऊंगा। याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये वेरिएबल्स के ऊपर काम नहीं करता। ये बात मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज करें कि मैं यूज़र से पहले a की वैल्यू मांगूँ और मैं b की वैल्यू मांगूँ, तो अगर मैं a e b कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा, ये कैपिटल B यूज़ होता है एक्सपोनेंट के लिए, और मैं आपको भी समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा तो आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 और 3, तो स्क्रीन पे एरर आ जाएगा। तो ये ई वाला जो हमारे पास ऑपरेटर है, जो ई वाला ऑपरेटर है जिसको हम लोग बेसिकली एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ये कभी भी वेरिएबल्स के ऊपर काम नहीं करता। ठीक है जी, तो इसके लिए मुझे इसकी वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। तो अब मैं इसको यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2e3, तो अब ये मुझे रिजल्ट देगा। सो अभी मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ 2e1, और मैं आपको बताऊंगा कि 2e1 का मतलब क्या। याद रखिएगा कि आपने स्मॉल ई नहीं लिखना, आपने इसको आप बेशक इसको स्मॉल ई लिखें या कैपिटल ई लिखें, दोनों पे काम करते हैं। नॉर्मली हम इसको कैपिटल ई लिखते हैं। मैं पहले आपको इसका मतलब समझा दूं कि इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली मैं एक नई स्लाइड क्रिएट करता हूं ताकि आपको मेरी बात जो है वो इजीली समझ आ जाए। बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ 2 इंटू 10 की पावर 1, तो पाइथन में मैं इसको लिखूँगा 2e1। अगर मैं लिखूँ 2 इंटू 10 की पावर 2, तो इसको मैं लिखूँगा 2e2। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई कि e का मतलब होता है 10 टू द पावर जो भी पावर लिखी होती है। इसी तरह 2e2 का मतलब है कि आई एम सॉरी, मैं यहाँ से इसको रेस कर देता हूँ। 2e2 का यहाँ पे मतलब है 2 इंटू 10 की जगह e पावर 2। सो 2 इंटू 10 की पावर 2 और 2 इंटू 10, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 10 की पावर 1 का क्या जवाब होगा, दैट वुड बी 20। सो 2e1 का जवाब पाइथन के अंदर क्या आएगा, 20। 2e2 10 की पावर 2 का बेसिकली मतलब क्या होता है, 100। 2 इंटू 100 हमारे पास जवाब होगा 200। तो सिंपल इज डैट कि ई का मतलब या ई ऑपरेटर का मतलब पाइथन के अंदर क्या होता है, 10 की पावर। ठीक है, 10, जब ई को सिंपल 10 कह दें। ठीक है, अब अगर आप लिखेंगे 2e1 या 2e2, तो उसका हम उसको प्रोग्राम के अंदर देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2e1, तो इसका मतलब है 2 इंटू 10 की पावर 1, जिसका जवाब मेरे पास क्या है, 20। और आप देख रहे हैं कि ये फ्लोट में जवाब है। ठीक है, आप स्मॉलर ई भी यूज़ कर सकते हैं। 2e1 इसका जवाब हमारे पास क्या होगा जी, इसका जवाब हमारे पास, इसका भी जवाब हमारे पास 20 होगा। तो चाहे आप कैपिटल ई लिखें चाहे आप स्मॉल ई लिखें, इसका फैक्ट सेम। अगर आपको जवाब इंटीजर में चाहिए तो आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग करवानी पड़ेगी। तो अब होगा क्या कि पहले मेरे पास ये कैलकुलेट होगा और इसका जवाब फ्लोट में आएगा और फिर वो इसके ज़रिए इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें जी, जवाब इंटीजर में आ गया।
ठीक है, तो आप इसको इंटीजर के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आप वेरिएबल्स के ज़रिए ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। जैसे कि अगर मैं लिखूँ a इज़ इक्वल टू इंटीजर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 और मैं यहाँ पे लिखूँ b इज़ इक्वल टू इंटीजर 5, तो अगर मैं यहाँ पे a e b लिखने की कोशिश करूँगा तो ये कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि ये a b और e को भी ये वेरिएबल समझ रहा है। इसकी वजह ये होती है, जब आप इस e के आगे और पीछे नंबर लिखेंगे जैसे कि 2 और 3, तब उसको समझ आ जाएगी कि e वेरिएबल नहीं है बल्कि ये एक्सपोनेंशियल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग भी यहाँ से मैं अरेज कर रहा हूँ। सो होपफुली आपको ये दो फंक्शंस जो हैं ये आपको बड़ी क्लियरली समझ आ गए कि हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन क्या होती है और एक्सपोनेंशियल क्या होता है। ये तो हमारे पास बात हो गई जो दो ऑपरेटर्स हमारे पास रह गए थे। इसके अलावा ये एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है जो कि सारे ऑपरेशंस को करके दिखा रहा है। होपफुली आपको ये समझ आ गए होंगे, ये मैंने लास्ट टाइम बड़ी क्लियरली आपको बताए थे। उसके बाद जी वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफिकेशन क्या होती है मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि सपोज करें आपने एक वैल्यू ली x इज़ इक्वल टू या a इज़ इक्वल टू इंटीजर 4। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से मेमोरी क्लियर कर रहा हूँ। मैंने आपको बहुत दफ़ा ये बात बताई कि आप जब भी कोई प्रोग्राम चलाएं तो सबसे पहले आप यहाँ से स्पाइडर में मेमोरी को क्लियर करें। तो अब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ तो मेरे पास मेमोरी में वेरिएबल a क्रिएट हुआ विद टाइप इंटीजर और वैल्यू 4। सपोज करें कि मैं यहाँ लाइन लिख रहा हूँ a इज़ इक्वल टू a प्लस 4 और फिर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट a। अब थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और आप मुझे बताएं कि अब a की वैल्यू क्या होगी। अब असल में होगा ये, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करना। तो असल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है, अगर मैं इसको यहाँ कमेंट्स में लिखूँ क्योंकि कमेंट्स कोड का हिस्सा नहीं होते, तो असल में इस लाइन का मतलब ये है a इज़ इक्वल टू 4 प्लस 4। इस बात का क्या मतलब है कि a की पहले वैल्यू क्या थी 4 और अब a की वैल्यू रीराइट होगी किस तरह कि इस a की जगह क्या लिखा आ जाएगा 4 और उसमें हम दोबारा से क्या ऐड कर देंगे 4। तो अब जो स्क्रीन के ऊपर a की वैल्यू प्रिंट होगी वो 4 नहीं होगी बल्कि वो क्या होगी 8 होगी। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करना। मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि मेरे पास आंसर में क्या आ रहा है, मेरे पास आंसर में 8 आ रहा है। तो ये मैं दोबारा से बता देता हूँ कि बेसिकली हमारे पास जो है क्या प्रोसेस परफॉर्म हुआ। हमारे पास बेसिकली ये प्रोसेस परफॉर्म हुआ कि a इज़ इक्वल टू इंटीजर 4, मतलब a की वैल्यू 4 हो गई और मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू a प्लस 4। सो आप ये समझें कि मैं असल में यहाँ पे 4 प्लस 4 लिख रहा हूँ क्योंकि a की जगह असल में वैल्यू क्या आएगी 4। इसको कहते हैं वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करना, मतलब पहले वैल्यू a की कुछ और है और नेक्स्ट स्टेप में इस प्लस ऑपरेटर के ज़रिए मैंने वैल्यू चेंज कर दी। इसी तरह से मैं इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकता था। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता a मल्टीप्लाई बाय 4, तो अब आप समझे कि यहाँ पे इस a की जगह क्या लिखा आएगा 4। सो मेरे पास a को जो इस a को नई वैल्यू साइन होगी वो होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि क्या है 16। सिमिलरली ये डिवाइड भी हो सकते थे। सो 4 डिवाइड बाय 4 इज़ 1। तो अब a की नई वैल्यू क्या हो गई 1। तो अब a की वैल्यू, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू को फ्यूचर में जाके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक्सपोनेंशियल भी हो सकता था, जैसे कि a रेज़ टू द पावर 4। सो 4 रेज़ टू द पावर 4 इज़ 256। तो अब मेरे पास a की वैल्यू 4 नहीं होगी बल्कि 256 होगी। तो अब यहाँ पे जो अपनी मर्जी का जो भी ऑपरेटर लगाएंगे, फॉर एग्जांपल a माइनस 4, तो अब 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा जी 0। इसको हम लोग बोलते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स। अब हम लोग असली काम की तरफ आते हैं जो कि हमारे आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है कि पाइथन के अंदर फार्मूलेशन कैसे की जाती है। तो जितने भी ऑपरेटर्स आपने अब तक पढ़ लिए उन्हीं ऑपरेटर्स की मदद से अब हम लोग फार्मूलेशन करना सीखेंगे। इसमें ये वाला प्रोग्राम तो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था जिसमें हमने एक अरिथमेटिक कैलकुलेटर बनाया था। आज के लेक्चर में मैं आपको दो प्रोग्राम्स करवाऊंगा। एक मैं आपको एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा और दूसरा मैं आपको टेम्परेचर कन्वर्जन सिखाऊंगा। ये दो जो लास्ट वाले आपके पास तीन इनफैक्ट आपके पास प्रोग्राम्स हैं, डिस्टेंस कन्वर्टर, परसेंटेज कैलकुलेटर और बीएमआई कैलकुलेटर, ये आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए जाएंगे। ये मैं आपको कोर्स नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस खुद भी करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं
अर्थमेटिक कैलकुलेटर तो मैंने कर लिया, जिसका कोड यहाँ पे मौजूद है। अब हम लोग आते हैं जी एरिया ऑफ सर्कल पे। आपने इन प्रोग्राम्स को आज बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए अब हम लोग कुछ कोड्स लिखने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम की पहले मैं स्टेटमेंट रीड कर लेता हूँ और उसके बाद हम कोड लिखना शुरू करेंगे। इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट ये है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करके देगा। वो दो चीज़ें क्या होंगी कि वो हमें एक सर्कल की, ये एक सर्कल है, हमने इस सर्कल की दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमने सर्कल का कैलकुलेट करना है डायामीटर। डायामीटर मैं बता दूं क्या होता है, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डी। ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, डायामीटर। बल्कि इनफैक्ट हम लोग, आई एम सॉरी, इसको डायामीटर नहीं कहते, ये तो हमारे पास रेडियस होता है। सर्कल के एक पॉइंट से लेके, आई एम सॉरी मैं इस बात को यहाँ पे करेक्ट कर लूँ, सर्कल के एक पॉइंट से लेके सर्कल के दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। जबकि इसका जो हाफ होता है, मतलब सर्कल के सेंटर से लेके इतने डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। सादा अल्फाज में अगर हम लोग रेडियस का डबल कर दें, तो हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं, या अगर हम लोग डायमीटर का हाफ कर दें तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास रेडियस होगा, ठीक है जी। और एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पूरा कंप्लीट के सर्कल ने स्पेस के अंदर एरिया कितना कवर किया हुआ है, उसको हम लोग एरिया ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो अब हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक हमने कैलकुलेट करना है कि सेंटर से लेके यहाँ तक किसी भी सर्कल का रेडियस जो है वो यूज़र देगा। तो अगर यूज़र के पास रेडियस हो तो फिर सर्कल का डायमीटर कितना होगा। एक तो हमें डायमीटर निकालना है, एक तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू है, और दूसरे हमने सर्कल का एरिया निकालना है। हम इसी एक रेडियस को यूज़ करके दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, डायमीटर भी और एरिया भी। इसके फार्मूलाज मैं आपको दे दूंगा। तो अब हम स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट भी लाइन बाय लाइन करेंगे। पहली लाइन है हमारे पास कि यूज़र से वैल्यू मांगी जाएगी, प्रोग्राम विल प्रॉम्प्ट द यूज़र। इसका प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है कि इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको जहाँ पे भी लफ्ज़ प्रॉम्प्ट आए मतलब इनपुट फंक्शन इस्तेमाल होगा। प्रोग्राम विल प्रॉम्प्ट यूज़र टू एंटर रेडियस इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र से इनपुट फंक्शन के ज़रिए एक वैल्यू मांगी जाएगी जो कि रेडियस की वैल्यू होगी, और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इसकी डेटा टाइप हमारे पास होगी फ्लोट। तो अब ये चीज़ पहली स्टेटमेंट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि यूज़र से एक वैल्यू मांगी जाएगी, वो वैल्यू क्या होगी, वो सर्कल का रेडियस होगा, और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इनपुट फंक्शन। तो सबसे पहले तो मैं इस लाइन का कोड लिखता हूँ, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे कोड लिखना शुरू करते हैं। मैं वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ आर फॉर रेडियस, आप जो मर्जी नाम रख लें इसका। आर इज इक्वल टू, अब डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, फ्लोट, क्योंकि ये बात मैंने वहाँ पे लिखी हुई है। फ्लोट, और यूज़र से वैल्यू मांगी जाएगी इनपुट फंक्शन के ज़रिए। तो सबसे पहले तो ये बात मैंने कोड के लिहाज से इम्प्लीमेंट की कि यूज़र से एक वैल्यू मांगी जाएगी जो कि रेडियस की वैल्यू होगी इनपुट फंक्शन के ज़रिए, क्योंकि यहाँ लफ्ज़ प्रॉम्प्ट यूज़ किया गया है, और वो क्या होगी, वो वैल्यू की डेटा टाइप क्या होगी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है जी। अब मैं इसमें एक मैसेज भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस स्टेटमेंट के ज़रिए अब यूज़र से सर्कल का रेडियस मांगा जाएगा। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ। मेरे पास सर्कल का रेडियस मांगा जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2.3, तो मेरे पास सर्कल का रेडियस जो है वो 2.3 एक्सेप्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि मेमोरी में रेडियस वेरिएबल आर डेटा टाइप फ्लोट के साथ वैल्यू 2.3 के साथ स्टोर हो गया। आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू इंटीजर भी दे देंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू दे दूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा। मैंने वैल्यू तो 3 दिया है, लेकिन ये 3.0 के तौर पे स्टोर हुई है। तो ये पहली लाइन तो जी हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर ली। अब हम दूसरी लाइन की तरफ आते हैं। प्रोग्राम क्या करेगा, जो रेडियस आपने स्टेटमेंट 1 में दिया, वो इस रेडियस को यूज़ करके कैलकुलेट करेगा सर्कल का डायामीटर। और वो डायामीटर क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर। ये बात मैं आपको यूँ समझा देता हूँ कि अगर हम लोग रेडियस का 2 टाइम्स लें, मतलब हम रेडियस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें,
तो हमारे पास डायामीटर कैलकुलेट हो जाता है। या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि डायामीटर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है जी। सो ये बात आप ऐसे समझें कि अगर सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस है एक दफ़ा और फिर ये रेडियस दो दफ़ा, तो जब आप इस रेडियस को आर को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेरिक का मतलब है मल्टीप्लाई, तो आप असल में क्या कैलकुलेट करेंगे, आप सर्कल का डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो जो मैंने प्रीवियस स्टेटमेंट में यूजर से रेडियस मांगा था, मैं उसी को यूज़ करके क्या कैलकुलेट करूँगा, डायमीटर। तो अब मैं यहाँ पे इस फार्मूला के ज़रिए इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए अब मैं सर्कल का डायमीटर कैलकुलेट करूँगा। सो अब हम लोग जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं सर्कल का डायमीटर। सो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा d इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने रेडियस को दो दफ़ा मल्टीप्लाई किया। आप इसको यूँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आर रेज टू द पावर 2, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि इसका मतलब होता है रेज टू द पावर 2। सो डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, और d इज इक्वल टू आर इंटू आर, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो मैं अभी फ़िलहाल आर रेज टू द पावर 2 यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको फार्मूलेशन यूज़ करनी आए। तो इसका मतलब क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये है कि इसी रेडियस और डायमीटर को आप जो मर्जी समझ लें, हम लोग यूज़ करके अब क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे सर्कल का एरिया। और सर्कल के एरिया का फार्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब सादा अल्फाज में हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। ये हमारे पास एक सर्कल था, हमने कैलकुलेट करना था रेडियस को इस्तेमाल करते हुए डायमीटर, जो कि रेडियस का डबल था। और अब हमने कैलकुलेट करना है इस एरिया, इस सर्कल का एरिया। सर्कल ऑफ एरिया, आई एम सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल या ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाए मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। जो 2 पाई आर स्क्वायर, ये किसी भी सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है। ठीक हो गया जी। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाए मल्टीप्लाई बाय डी। क्यों? क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूला सेम ही है। ठीक हो गया जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाई की जगह क्या लिखा जाए। पाई की जगह हम पाई की वैल्यू लिखेंगे, जो कि है 3.14। इस वैसे तो उसकी वैल्यू काफ़ी लंबी होती है, 3.141516, बट अब जो हम कोड में चीज़ लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू 2 स्टेरिक मतलब मल्टीप्लाई 3.14 मतलब पाए स्टेरिक डायमीटर, या a इज इक्वल टू 2, ये बेसिकली मैंने a लिखा हुआ है, ये आई एम सॉरी, ये मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू 2 स्टेरिक 3.14 स्टेरिक, मैं यहाँ पे मुझे पैरेंथेसिस डालनी पड़ेगी, r रेज टू द पावर 2। सो मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे डायमीटर को। तो आप चाहिए फार्मूला चूज़ करें, चाहिए वाला फार्मूला चूज़ करें, ये अब आपकी मर्ज़ी है। सो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया, a इज इक्वल टू 2 स्टेरिक 3.14 मतलब पाए स्टेरिक डायमीटर। तो ये मेरे पास क्या कैलकुलेट हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। और अब मैंने सिंपली इन वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, सबसे पहले मैं लिखता हूँ डायामीटर इज इक्वल टू डी। सो पहले इस स्टेटमेंट के ज़रिए स्क्रीन के ऊपर जो आपने रेडियस दिया था उसके ज़रिए से ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो डी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यहाँ पे मेरे पास डायमीटर प्रिंट हो जाएगा, और फिर मैं लिखूँगा प्रिंट ए, और इससे पहले मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए, और मैं यहाँ पे लिखूँगा डायमीटर ऑफ सर्कल
इज़ इक्वल टू डी, और यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट होता है। सो मैं इस कोड को जल्दी से आपको ब्रीफली बता दूँ। पहली स्टेटमेंट में यूज़र से रेडियस लिया गया यूजिंग इनपुट फंक्शन, इसी रेडियस को यूज़ करके हमने डायमीटर निकाला, और इस डायमीटर को यूज़ करके हमने एरिया निकाला, और फिर हमने इस स्टेटमेंट के ज़रिए सबसे पहले ये जो स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट होगा, मैं एक स्पेस दे देता हूँ, और फिर डी की वैल्यू जो कि डायमीटर है, और फिर ये भी स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट होगा, कॉमा फिर एरिया प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इस कोड को रन करते हैं। मैंने इस कोड को रन किया, मुझसे मांगा जा रहा है रेडियस ऑफ सर्कल। फॉर एग्जांपल सर्कल का रेडियस है 2.3। याद रखिएगा कि मैंने ये आपसे नहीं पूछा कि ये मीटर्स में होना चाहिए या ये सेंटीमीटर्स में होना चाहिए, तो सपोज करें कि ये भी सेंटीमीटर्स में है, ठीक है जी। और अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन करनी हो तो उसका फिर कोड अलग है, उसका प्रोग्राम अलग है। सपोज करें कि हमने यहाँ पे रेडियस दिया 2.3 सेंटीमीटर्स, तो इसने मुझे बता दिया कि सर्कल का जो डायमीटर है वो 5.2 और काफ़ी लंबा सारा नंबर है उसके आगे डेसिमल पॉइंट के बाद, और जो एरिया ऑफ सर्कल है वो 33.2 है। यहाँ पे हमारे कोड का ये वाला पार्ट तो कंप्लीट होता है यहाँ तक। याद रखिएगा कि एग्ज़ाम के अंदर भी आपको ये फार्मूलाज दिए जाएंगे, तो आपने इसको लेके परेशान नहीं होना। आपके कोड का इस प्रोग्राम का एक और पार्ट भी है, और वो ये है कि जो भी जवाब हो, कौन से दो जवाब, डायमीटर और एरिया, इन ये जवाब रिटर्न होने चाहिए सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं फ्लोट में, ये प्रिंट होनी चाहिए सिर्फ इंटीजर में। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा हल होता है कि मैं इससे पहले लगा दूंगा इंटीजर, INT इंटीजर डायमीटर के साथ भी, और एक दफ़ा मैं इंटीजर लिख दूंगा एरिया के साथ भी। तब होगा क्या कि ये जो वैल्यू डी है ये कैलकुलेट होगी फ्लोट में, लेकिन ये इस INT की वजह से कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में, मतलब इस पूरे का जवाब क्या हो जाएगा, इंटीजर। सिमिलरली एरिया की वैल्यू भी किस में कैलकुलेट होगी, फ्लोट में, लेकिन इस इंटीजर की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में। इसका मतलब है कि यहाँ से जो एरिया कैलकुलेट होगा इसकी ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। तो अब मैं यही दोबारा से वैल्यूज़ रिपीट करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ऊपर 2.3 लिखा था, मैं दोबारा यहाँ से 2.3 लिखता हूँ। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि पहले मेरे पास जवाब था, फॉर एग्जांपल डायमीटर था 5.289, अब यहाँ पे जवाब है सिर्फ 5, क्योंकि डायमीटर की जो वैल्यू है जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ ऊपर कोड में या स्टेटमेंट नंबर 4 में आप देखेंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है। इसलिए 5 के आगे वाला जो नंबर है वो एक्सक्लूड हो गया, ये डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट जो है वो, जो डेसिमल पार्ट रिमूव हो गया। और उसके अलावा जो एरिया ऑफ सर्कल है वो आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पे 33.22 था, वो यहाँ पे सिर्फ 33 रह गया है, और जो डेसिमल पार्ट था वो यहाँ से, जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, वो रिमूव हो गया। एंड दैट्स इट। ये हमारे पास प्रोग्राम था जिसको मैं जल्दी से ब्रीफली बता दूं कि हमने रेडियस कैलकुलेट। तो आपने एग्ज़ाम के हवाले से भी इन स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना सीखें कि सबसे पहले ये पढ़ना है नंबर 1 कि आपके प्रोग्राम में होना क्या चाहिए। फिर आप जहाँ पे भी लफ्ज़ प्रॉम्प्ट आएगा इसका मतलब है कि आपने इनपुट फंक्शन यूज़ करना है। फिर आपने ये भी देखना है कि वैल्यू किसकी देनी है। फिर आपने ये भी देखना है कि उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। अब अपनी अब आदत बनाएं। फिर आपने देखना है कि अब हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। जहाँ पे वर्ड कैलकुलेट लिखा जाएगा इसका मतलब है कि हमने प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। मैं एक हिंट आपको देता हूँ, जहाँ पे लफ्ज़ प्रॉम्प्ट आए इसका मतलब है कि हमने वहाँ पे इनपुट का इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मतलब एक फार्मूला यहाँ लगेगा, एक फार्मूला यहाँ लगेगा, क्योंकि दो जगह फार्मूला लगने हैं, वो दोनों फार्मूलाज मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पे एक चीज़ और डाली है कि वैल्यूज़ को आपने कन्वर्ट करना है इंटीजर में। अगर ये कोड आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है तो इसका मतलब है कि अब आप पाइथन के अंदर एक स्मॉल स्केल का कोड, एक स्मॉल स्केल का कोड बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पे इस स्लाइड को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से अपने इस वाले कोड को रिवाइज करें जो हमने लिखा है, और उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम। अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया है तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कह रहे थे कि मैं इसको थोनी पाइथन में रन करके दिखाऊं, तो यही कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड मैं आपको जल्दी से थोनी पाइथन में रन करके दिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं करना जी, आपने इसी कोड को यहाँ पे HTTP लिखना है, और इसको लिखने के बाद अब याद रखें कि थोनी पाइथन में कोड को रन करने के लिए इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। मैं यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और ये सबसे पहले मुझे वैल्यू सेव करने का कहेगा। तो सपोज करें कि मैं इसको
सर्कल के नाम से सेव कर लेता हूँ। ये मेरी सोर्स फाइल है, या मेरा सोर्स कोड है, और मैंने इसको सेव कर लिया। अब ये कोड जो है ये रन हो रहा है और ये यहाँ से मुझसे वैल्यूज़ मांग रहा है। सपोज करें मैंने एक वैल्यू दी 2.3, तो ये मुझे बता रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल कितना है और सर्कल का डायमीटर कितना है। और जैसे कि पाइथन में जो है स्पाइडर में आई एम सॉरी, यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, थोनी पाइथन में भी वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। बस फ़र्क यह है कि यहाँ पर डेटा टाइप नहीं लिखी आती। जो लोग यहाँ पे डेटा टाइप देखना चाहते हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये मुझे बता रहा है कि अगर मैं इस फॉर एग्जांपल ए पे क्लिक करूं तो मुझे बता रहा है कि ए की जो टाइप है वो फ्लोट है। अच्छा, एक चीज़ को आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, मैं इस कोड में आपको बताता चलूँ कि बेशक यहाँ पे ए या डी इंटीजर में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पे जो वैल्यू शो करा रहा है वो मेरे पास फ्लोट करवा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो यूज़र ने वैल्यू दी थी रेडियस की वो फ्लोट में दी थी, ठीक है, तो वो स्टोर भी फ्लोट में हुई है। सिमिलरली जो डायमीटर कैलकुलेट हुआ, जो डी की एक्चुअल वैल्यू स्टोर हुई है वो भी फ्लोट में स्टोर होगी, और एरिया की भी वैल्यू जो है वो फ्लोट में स्टोर होगी। वो हमने आगे जाके उसको कन्वर्ट किया है किसी और डेटा टाइप में। सो जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो उसी टाइप में कन्वर्ट होंगी या उसी टाइप में स्टोर होंगी जो कि आपने यहाँ लिखी हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता इंटीजर, फॉर एग्जांपल मैंने रेडियस के अंदर लिख दिया इंटीजर, अब जो डी के अंदर वैल्यू स्टोर होगी अब उसकी टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर। तो आप देखेंगे जैसे कि मैं इसको रन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.3, तो अब आप देख रहे हैं कि अब जो डी की वैल्यू है वो इंटीजर के तौर पे स्टोर हुई है, ठीक है जी, जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया। उसकी वजह ये है कि जब वैल्यू कैलकुलेट हुई तो ये इस डी में स्टोर होने से पहले ही इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई टाइप पहले नहीं लिखी हुई थी, इसलिए जो भी कैलकुलेशन हुई जवाब फ्लोट में आया तो डी में वो फ्लोट में स्टोर हो गया। ठीक है जी, ये तो बात होगी थोनी पाइथन के हवाले से और जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब हम लोग आते हैं जी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, और हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्जन का ये प्रोग्राम है जी, और ये प्रोग्राम कहता है कि आपने डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये टेम्परेचर के दो हमारे पास स्केल्स होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट। ज़्यादातर यहाँ एशिया में हम लोग सेंटीग्रेड में चलते हैं और यूरोपियंस कंट्री में या और ममालिक में हम लोग फ़ारेनहाइट में चलते हैं। स्टेटमेंट में पहली चीज़ है हमारे पास, मैं ज़रा इसको ज़रा क्विकली बताऊंगा कि यूज़र से एक वैल्यू मांगी जाएगी। यूज़र विल बी प्रॉम्प्ट, मतलब इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल होगा और वो एक सिंगल वैल्यू एंटर करेगा। वो वैल्यू होगी क्या, वो होगा जी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मतलब यूज़र जो वैल्यू देगा वो डिग्री सेल्सियस में देगा और उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, फ्लोट होनी चाहिए। तो मैं इस कोड को जल्दी से लिखता हूँ। मैं इसका नाम रख रहा हूँ सी इज़ इक्वल टू, टाइप क्या होनी चाहिए, फ्लोट, और फंक्शन हमने इस्तेमाल करना है इनपुट। यहाँ तक तो मेरे पास इतना पार्ट कवर हो जाता है, जो मेरे पास इतना पार्ट जो है वो मेरे पास कवर हो जाता है, ठीक है जी। और डेफिनेटली हमें मैसेज भी लिखना पड़ेगा ताकि यूज़र को पता हो कि वो किसकी वैल्यू दे रहा है। तो मैं स्क्रीन पर लिखूँगा एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, इस स्टेटमेंट से यूज़र से इनपुट फंक्शन के ज़रिए एक वैल्यू मांगी जाएगी और स्क्रीन पर लिखा है एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और यूज़र क्या करेगा, वो डिग्री सेल्सियस में वैल्यूज़ को एंटर करेगा जो कि फ्लोट डाटा टाइप की फॉर्म में स्टोर होगी। ये स्टेटमेंट हम लोग थोनी पाइथन में भी साथ लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये मैंने थोनी पाइथन में भी ये स्टेटमेंट लिख ली। मैं इस कोड को यहाँ से रन करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है एंटर। याद रखिएगा कि जब भी आप कोड को रन करें, कोड को रन करने से पहले आप हमेशा यहाँ से स्पाइडर के अंदर मेमोरी वेरिएबल की मेमोरी ज़रूर क्लियर करें। मुझे एक दफ़ा कोड यहाँ रोकना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से मेमोरी जो है वो मैं यहाँ से जो है वो मेमोरी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके, अब मैं इसको यहाँ से दोबारा रन करता हूँ। मेरा जो कंपाइलर है, ओके जी, अब मेरा कोड दोबारा से रन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मेरा वेरिएबल एक्सप्लोरर जो है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है। ओके, मैंने इस कोड को रन किया तो ये मुझसे वैल्यू मांग रहा है एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सपोज करें कि मैंने 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू
फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर स्टोर हो गई। ये पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा फार्मूलेशन आपको देखनी पड़ेगी। जो टेम्परेचर आपने डिग्री सेल्सियस में दिया है वो टेम्परेचर कन्वर्ट होना चाहिए डिग्री फ़ारेनहाइट में यूजिंग दिस फार्मूला। और वो फार्मूला मैं यहाँ पे देख देता हूँ। फार्मूला इज़ कि टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट is equal to C multiply by 9/5 प्लस 32। ठीक हो गया जी। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो शायद मैंने आपको पहले कभी नहीं बताई। हमारे पास एक रूल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बोध-मैस रूल। बोध-मैस रूल हमारे पास क्या होता है? बोध-मैस रूल कहता है कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर लिखा गया हो तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट ओपन होता है, फिर ऑर्डर होता है, मतलब 2 की पावर 3 पहले होगा, 2 की पावर 2 बाद में होगा, फिर उसके बाद डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन होती है और फिर सब्ट्रैक्शन होती है। आप इसको पॉज करके ज़रा दोबारा सुनिएगा कि पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर ऑर्डर, मतलब 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 में से पहले 2 की पावर 3 फिर 2 की पावर 2, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी और फिर सब्ट्रैक्शन होगी। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को लिखें तो इसमें सबसे पहले 9/5 होगा क्योंकि पहले डिवीजन होनी है, फिर वो C से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद वो 32 के अंदर ऐड होगा। तो जो टेम्परेचर आपने डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है वो इस फार्मूला के ज़रिए कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हम क्विकली टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला पाइथन में लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे F इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल रहा हूँ, 9/5। अब ये ऑपरेटर्स आपको याद करने पड़ेंगे कि स्टैटिक मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है और एक बैक स्लैश जो है ये हमारे पास इस्तेमाल होता है, या बल्कि फॉरवर्ड स्लैश हमको उसको कहेंगे क्योंकि बैक स्लैश तो हम लोग इसको बोलते हैं। ये हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल होगा डिवीजन के लिए। तो मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों रखा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले डिवीजन हो। अगर मैं ब्रैकेट ना भी डालता तो पहले डिवीजन ही होनी थी। सो 9/5 मल्टीप्लाई बाय C, इतना पार्ट हमारे पास कंप्लीट हुआ। मैं इसको दोबारा ब्रैकेट में रख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास कैलकुलेट होगा 9/5, इसका जो भी जवाब आएगा वो C से मल्टीप्लाई होगा और फिर जो इस सारे का जवाब आएगा वो ऐड हो जाएगा 32 के अंदर। तो मैं स्टेटमेंट को दोबारा आपके सामने लिखता हूँ। F इज़ इक्वल टू, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि 9 डिवाइड हो 5 के ऊपर, फिर ये मल्टीप्लाई हो C के साथ, मल्टीप्लाई हो C के साथ और इस सारे का जवाब ऐड हो जाए 32 में। ये ब्रैकेट्स डाले जाते हैं ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है जी। और अब मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो टेम्परेचर मेरे पास डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट हुआ है फ़ारेनहाइट में, इसको स्क्रीन पे प्रिंट कराऊंगा और मैं लिखूँगा प्रिंट टेम्परेचर, बल्कि इनफैक्ट मैं टाइम सेव करने के लिए मैं इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस की जगह मैं लिखूँगा डिग्री फ़ारेनहाइट और वो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, वो प्रिंट होगी यहाँ पे वैल्यू ऑफ F। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो टेम्परेचर मेरे पास कन्वर्ट जो कैलकुलेट हुआ था यूजिंग वैल्यू ऑफ C इस फार्मूला के ज़रिए फ़ारेनहाइट में, वो यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करा दूंगा। तो ये स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट होगा और उसके बाद F की वैल्यू प्रिंट होगी। तो मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ। सो सबसे पहले ये स्टेटमेंट रन हो रही है, ये मुझसे वैल्यू मांग रहा है फ्लोट में। फॉर एग्जांपल मैंने टेम्परेचर दिया लेट अस सपोज 34.6 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में इसका जवाब होगा 94.28। अच्छा, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो जवाब क्या होगा? इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास C की वैल्यू 0 हो तो ये सवाला सारा पार्ट क्या हो जाएगा जी? ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। तो जवाब मेरे पास क्या होगा? 32। तो ये आपके फार्मूला को चेक करने का एक तरीका भी है। तो मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ कि सपोज करें कि मैंने सेल्सियस में टेम्परेचर दिया 0, तो मेरे पास अब फ़ारेनहाइट में जवाब आना चाहिए 32 और मेरे पास जवाब क्या आ रहा है? 32। आखिरी पार्ट इस सवाल का ये है कि मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो है फ्लोट में। आप देख रहे हैं कि ये जवाब ऊपर भी फ्लोटिंग पॉइंट में आया था,
नीचे भी फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है, तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंटीजर में। तो मैं वही काम करूँगा जो मैंने पहले भी किया है। मैं यहाँ पे इस f के साथ जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, इस f के साथ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं लिखूँगा INT और उसके बाद पैरेंथेसिस। तो अब f का जो जवाब है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। तो मैंने सपोज करें टेम्परेचर दिया 33.2, तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया 91 डिग्री फ़ारेनहाइट में, लेकिन इसकी वैल्यू किस में मेरे पास कन्वर्ट हुई, इंटीजर में। ये करना ज़रूरी नहीं होता है, ये सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं करवा रहा हूँ कि आपको डाटा टाइप कन्वर्जन आनी चाहिए, वरना यहाँ तक भी अगर हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट में भी छोड़ दें तब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं था। फॉर एग्जांपल 45.6 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 114.08 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड दैट्स इट। यहाँ पे मैं अपने इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आज हम लोगों ने 2 प्रोग्राम्स किए। एक हमने अरिथमेटिक कैलकुलेटर बनाया, जो कि बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था, आज तो मैंने सिर्फ डिस्कस किया। आज हमने बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का तरीका सीखा, रेडियस, डायमीटर की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके, और हमने सीखा कि हम लोग टेम्परेचर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है, जिनको मैंने हाईलाइट किया। फॉर एग्जांपल किलोमीटर्स को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और माइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते। तो ये प्रोग्राम में आप इसकी स्टेटमेंट को रीड करें और इसके प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करें। ये असाइनमेंट आपने सबमिट तो नहीं करानी, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो आप मुझे ईमेल ज़रूर करें। होगा क्या कि यूज़र से एक वैल्यू मांगी जाएगी जो कि एक डिस्टेंस होगा किलोमीटर्स में, और ये डिस्टेंस किलोमीटर से कन्वर्ट होगा मीटर्स में, और फिर ये डिस्टेंस किलोमीटर से कन्वर्ट होगा माइल में। आपने असल में इस कोड में एक काम जो करना है वो ये है कि आपने सबसे पहले यूज़र से वैल्यू लेनी है डिस्टेंस की, जो कि किलोमीटर में होगी, और फिर आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में और माइल्स में। अब ये आपने ख़ुद देखना है कि बड़ी वैल्यू से छोटी, फॉर एग्जांपल किलोमीटर बड़ी वैल्यू है, मीटर छोटी वैल्यू है, माइल बड़ी वैल्यू है और किलोमीटर छोटी वैल्यू है। तो जब ये कन्वर्जन कैसे होगी, मैं आपको इतना हिंट ज़रूर दे दूँ कि एक में मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगी और एक में डिवीजन यूज़ होगी। सिमिलरली आपने ये देखना है कि परसेंटेज कैलकुलेटर कैसे काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 का 50% कितना होता है, 50 का 50% होगा 25। फॉर एग्जांपल 10 का 50% कितना होगा, 10 का 50% होगा 5, मतलब 10 का आधा। आप एक ऐसे कैलकुलेटर बनाएं जिसमें यूज़र से एक्चुअल वैल्यू मांगी जाए और यूज़र से परसेंटेज मांगी जाए। तो इस फार्मूला के ज़रिए वो उसकी डिज़ायर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा या डिज़ायर्ड परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 50 का, या चलें हम कोई और वैल्यू देख लेते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 का 50% अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला ये होगा 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50। तो इसका जवाब आना चाहिए हमारे पास 10। ठीक है जी, क्योंकि 20 का 50% जो है वो 10 होता है, मतलब 20 का हाफ। तो ये 2 आपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। जो BMI कैलकुलेटर है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हमने बेसिकली इतना पार्ट कवर किया जिसमें हमने इन प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन किया है। प्लीज़ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि ये जो फार्मूलेशन जो है ये फ्यूचर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगी अगर आपने एडवांस लेवल के कोर्स लिखने हैं। दैट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 4। वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 5, जहाँ पे हम इंशाल्लाह डिसीजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसीजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 5 इंशाल्लाह। स्टे होम, स्टे सेफ।